प्रश्न 1। हिंदी साहित्य के काल विभाजन संबंधी विविध मतों का विश्लेषण अथवा साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता और आधार अथवा हिंदी साहित्य के काल विभाजन के विविध प्रयासों पर प्रकाश डालिए का विस्तार से परिचय दीजिए। परिचय। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्षों में फैला है, जिसे समझने के लिए विद्वानों ने प्रवृत्तियों के आधार पर विभाजित किया है। यह विभाजन साहित्यिक विकास यात्रा को स्पष्ट करने का वैज्ञानिक प्रयास है और अध्ययन की सुगमता के लिए अनिवार्य है। प्रमुख लेखक और रचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रचना हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। 10 मुख्य बिंदु। जॉर्ज ग्रियर्सन का मत। इन्होंने सबसे पहले काल विभाजन किया और इतिहास को 11 खंडों में बांटा, हालांकि इसमें वैज्ञानिकता की कमी थी। मिश्र बंधुओं का प्रयास। मिश्र बंधु विनोद में इन्होंने 8 से अधिक कालखंडों का विभाजन किया, जो काफी विस्तारवादी और जटिल था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आधार। शुक्ल जी ने प्रधान प्रवृत्ति और ग्रंथों की प्रसिद्धि को आधार बनाकर 4 स्पष्ट कालखंड निर्धारित किए। वीरगाथा काल, आदिकाल, संवत 1050-1375 तक का समय, जिसमें राजाओं की वीरता और युद्धों का वर्णन मुख्य विषय रहा। भक्तिकाल, संवत 1375-1700 तक का युग, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। रीतिकाल, संवत 1700-1900 तक का समय, जहां काव्य शास्त्रीय नियमों और श्रृंगारिक रचनाओं की प्रधानता रही। आधुनिक काल, 1920 सम से अब तक का समय, जिसमें गद्य विधाओं का विकास हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का संशोधन। इन्होंने शुक्ल जी के वीरगाथा काल को आदिकाल नाम दिया, जिसे अब सर्वमान्य माना जाता है। विभिन्न आधार। विभाजन के लिए ऐतिहासिक, राजवंश, साहित्यिक, मुख्यधारा, वैचारिक, विचारधारा और वस्तुपरक आधारों का प्रयोग किया जाता है। नामकरण का महत्व। प्रत्येक काल का नाम उस समय की मुख्य साहित्यिक चेतना और धारा को दर्शाता है। संबंधित साहित्य। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन केवल समय का बंटवारा नहीं, बल्कि प्रवृत्तियों का क्रमिक विकास है। निष्कर्ष। काल विभाजन ने हिंदी साहित्य को बिखराव से बचाकर एक सुव्यवस्थित रूप दिया है। आज आचार्य शुक्ल द्वारा किया गया ढांचा ही व्यापक रूप से अध्ययन का आधार बना हुआ है। प्रश्न 2। आदिकालीन राजनीतिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों का विवेचन कीजिए अथवा आदिकाल की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा कीजिए अथवा आदिकाल का स्वरूप स्पष्ट करते हुए आदिकालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। परिचय। आदिकाल, वीरगाथा काल, भारतीय इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता, युद्धों के कोलाहल और साहित्यिक सृजन की दृष्टि से अत्यधिक विविधता का काल था। प्रमुख रचनाकार और रचना। चंद बरदाई। रचना पृथ्वीराज रासो। 10 मुख्य बिंदु। राजनीतिक विकेंद्रीकरण। हर्षवर्धन के बाद कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते थे। सामंती व्यवस्था। राजा अपने स्वार्थों के लिए आपसी संघर्षों में लगे रहते थे और अपने सामंतों पर निर्भर थे। विदेशी आक्रमण। पश्चिमोत्तर सीमा से मुस्लिम आक्रमणकारियों, गजनवी, गौरी के हमले शुरू हो गए थे। युद्धों का वातावरण। निरंतर युद्धों के कारण समाज में अशांति और वीरता का भाव था। वीरता जीवन का अनिवार्य ढंग बन गई थी। राज्याश्रित साहित्य। कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे और उनकी प्रशंसा में अतिशयोक्तिपूर्ण रचनाएं करते थे। संकुचित राष्ट्रीयता। उस समय राष्ट्र का अर्थ पूरा भारत न होकर केवल अपना छोटा सा राज्य या सामंती क्षेत्र था। धार्मिक परिस्थितियां। समाज में सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य का विकास हो रहा था। अपभ्रंश का प्रभाव। साहित्य में अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी डिंगल पिंगल का प्रयोग प्रधान था। जनजीवन की उपेक्षा। कवियों का ध्यान राजदरबारों तक सीमित था, सामान्य जनता की समस्याओं पर कम ध्यान था। वीर और श्रृंगार रस। इस काल के काव्य में वीरता के साथ साथ सौंदर्य वर्णन, विवाह प्रसंगों के कारण की भी प्रधानता थी। संबंधित साहित्य। वीरगाथा काल की रचनाएं तलवार की धार और कलम की शक्ति का संगम है। निष्कर्ष। राजनीतिक उथल पुथल और सामंती संघर्षों ने ही इस काल के स्वरूप को वीरगाथात्मक और संघर्षमय बनाया, जिससे हिंदी साहित्य को सशक्त वीरकाव्य प्राप्त हुए। प्रश्न 3। रासो काव्य की विशेषताएं बताइए अथवा आदिकालीन वीरगाथात्मक रासो काव्य का परिचय दीजिए अथवा रासो साहित्य के अभिव्यंजना पक्ष की विशेषताओं का विवेचन कीजिए अथवा आदिकालीन प्रमुख रासो कृतियों का परिचय देते हुए उनकी विशेषताएं बताइए। परिचय। आदिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य परंपरा रासो है, जिसमें चारण कवियों ने राजाओं के पराक्रम, युद्धों और शौर्य गाथाओं का जीवंत चित्रण किया है। प्रमुख रचनाकार और रचना। चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो और जगनिक परमाल रासो। 10 मुख्य बिंदु। वीर रस की प्रधानता। रासो काव्यों का मुख्य उद्देश्य अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता का ओजपूर्ण और अतिरंजनापूर्ण वर्णन करना था। श्रृंगार का समावेश। वीर रस के साथ साथ इसमें सुंदर राजकुमारियों के विवाह और प्रेम प्रसंगों के रूप में श्रृंगार भी मिलता है। ऐतिहासिकता और कल्पना। इन काव्यों में ऐतिहासिक पात्र तो हैं, किंतु घटनाओं और तिथियों में कल्पना का मिश्रण बहुत अधिक है।
डिंगल और पिंगल शैली। वीर भावों के लिए कठोर डिंगल और कोमल भावों के लिए पिंगल शैली का सफल प्रयोग हुआ है। प्रबंध काव्य की परंपरा। रासो ग्रंथ मुख्य रूप से महाकाव्यों और खंडकाव्यों के रूप में लिखे गए हैं। युद्धों का सजीव वर्णन। कवि स्वयं सैनिक होते थे, इसलिए उनके युद्ध वर्णन अत्यंत सजीव और प्रभावशाली प्रतीत होते हैं। छंदों का वैविध्य। रासो कवियों ने छंद परिवर्तन में अद्भुत कौशल दिखाया है। इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। कवियों ने अपने राजाओं को नायक मानकर उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की है। प्रकृति चित्रण। प्रकृति का प्रयोग अक्सर युद्ध या विरह के उद्दीपन के रूप में हुआ है। राष्ट्रीयता का अभाव। यहाँ राष्ट्र का अर्थ पूरा भारत न होकर केवल अपना छोटा सा राज्य समझा जाता था। संबंधित साहित्य। चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। निष्कर्ष। रासो काव्य हिंदी साहित्य के आरंभिक काल की ओजस्वी अभिव्यक्ति और तत्कालीन सामंती गौरव का जीवंत दस्तावेज है, जिसमें कल्पना और वीरता का अनूठा संगम है।